खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 20। कहानी में अब तक आपने सुना कि किस तरह दुबे जी और खुशी दोनों मिलकर दीपक का इस्तेमाल करते हैं, उसे परेशान करते हैं। और दीपक ये सब सिर्फ इसलिए सह रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी माँ के पुश्तैनी जार को तोड़ दिया था। मगर जब उसने जार को देखा तो उसे लगा कि वो जार सही सलामत है, तो दीपक खुशी से चिल्लाने लगा। उसे इस तरह खुशी से झूमता देख दुबे जी और खुशी को लगा कि इसे सच्चाई का पता चल गया है, और ये सोचकर खुशी और दुबे जी बुरी तरह से डर चुके थे। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आ रही हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी बहुत सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। धन्यवाद। अब आगे। दीपक को जार के असली होने को लेकर उसे इतना कॉन्फिडेंट देखकर दुबे जी और खुशी डर गए। खुशी अपने माथे पर उभरे हुए पसीनों को पोंछते हुए खुद को संभाली और फिर हालात को संभालते हुए दीपक से बोली, देखा दीपक, कहा था ना मैंने तुझे कि तू जार को देखकर पहचान नहीं पाएगा कि वो ओरिजिनल जार है डुप्लीकेट। देखा मेरी कलाकारी। दीपक बोला, लेकिन दीदी मैंने पहचान लिया, ये जार असली है। वो टेबल पर रखे जार की ओर भागता है और उस जार को अपने हाथों में उठाकर फिर वही बात दोहराता है, मैंने कहा था ना कि ये जार असली है, आप लोग भी देखो इसे। ये सुनकर खुशी और ज्यादा घबरा गई और दुबे जी भी दीपक को इतना कॉन्फिडेंट देखकर झल्ला गए और उसके कंधों को पकड़कर अपनी तरफ उसका चेहरा घुमाया और उसके हाथ में वो जार लेकर उसे उसी जगह पर रख देते हैं और दीपक से पूछते हैं, ये असली जार है? तो फिर जो जार दोपहर में टूट गया था वो कौन सा जार था? और कब से तू ये जार असली है कि लट लगा रखा है? तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। ये सुनकर दीपक सकपका गया और बोला, वो अब सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं पता सिवाय इसके कि ये जार असली है। ये सुनकर पहले से डरे हुए दुबे जी और खुशी दोनों और घबरा जाते हैं। फिर खुशी थोड़ा दिमाग लगाती है और खुद को थोड़ा संभालते हुए एक और आखिरी चाल चलने की कोशिश करती है और दीपक को बोलती है, ठीक है दीपक, वैसे तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुझे मेरी क्रिएटिविटी इतनी सच्ची लग रही है कि तू विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि ये जार ओरिजिनल है डुप्लीकेट। फिर भी तू कुछ जानना नहीं चाहता कि ये जार डुप्लीकेट है ओरिजिनल, बस तू कॉन्फिडेंट है कि ये ओरिजिनल जार है। तो ठीक है, आने दे मम्मी को घर पे, फिर हम मिलकर उन्हें आज दोपहर का सारा किस्सा बताते हैं। और फिर मम्मी से पूछते हैं, अब मम्मी से ज्यादा बेटर तो कोई बता नहीं सकता कि ये जार असली है नकली। दुबे जी बीच में बोले, असली तो है नहीं है, ये हमें भी पता है और तुझे भी, और जब ये बात तुम्हारी मम्मी को भी पता चली तो। ये सुनकर दीपक चिल्लाया, नहीं, मम्मी को कुछ नहीं हो सकता, मम्मी के सामने हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सच में दीदी, आपने इतनी सफाई से कलाकारी की है कि किसी को भी भ्रम हो जाए कि ये असली जार है। फिर मैं तो इस घर का सबसे छोटा बच्चा हूँ, ये जार इतना असली लग रहा है कि इसे देखकर मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो जार कभी टूटा ही ना हो। थैंक यू दीदी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। खुशी उसे संभालते हुए बोली, कोई बात नहीं भाई, बड़ी हूँ, ये तो मेरा फर्ज बनता है, अब सीधे अपने कमरे में जाओ, रेस्ट कर। दीपक बोला, ठीक है दीदी, आप जैसा कहो। इतना बोलकर दीपक अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चला जाता है। दुबे जी दीपक की नकल उतारते हुए खुशी को बोले, थैंक यू दीदी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। खुशी बोली, हाँ तो सही तो कहा दीपक ने, ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ है। दुबे जी और खुशी एक दूसरे को ताली देते हैं और हंसने लगते हैं। दुबे जी बोले, बेचारा डर के मार बीमार पड़ गया है वो ना डिनर आज उसके हाथ का ही खाते, जो भी कहो खाना अच्छा बनाता है वो। खुशी बोली, हाँ पापा वो तो है, खाना अच्छा बनाता है वो, लेकिन क्या फायदा, इस बार भी हमें अपने हाथ से बनाकर खाना खाकर ही काम चलाना है। दुबे जी बोले, तो फिर चले किचन में खाना बनाने। खुशी ने हाँ में सर हिलाया और दोनों किचन में जाते हैं। वो खाना बनाना शुरू करते हैं। तभी दुबे जी बोले, बेटा एक बात बताऊं, मुझे राजमा बनाना नहीं आता, मतलब मैंने कभी राजमा बनाया नहीं है। ये सुनकर खुशी बोले, पापा ये क्या बोल रहे हो, राजमा बनाना तो मुझे भी नहीं आता, बल्कि सच कहूँ तो मुझे तो सिंपल से चावल बनाने भी नहीं आता। अब क्या करें, मम्मी के घर आने तक का वेट करें? अब तो वही बना के खिला सकती है हमें राजमा चावल। दुबे जी बोले, वो पहले ही थकी हुई है और जब उसे पता चलेगा कि खाना बनाना बाकी है तो वो बहुत हताश हो जाएगी। ऐसा करते हैं, डिनर में कुछ और बना लेते हैं जो हमें आता हो। खुशी बोली, लेकिन पापा राजमा को उबाल भी लिया, सब्जियां भी कट गई, लगभग सारा काम हो गया, बस इसे बनाना ही तो है। दुबे जी बोले, ऐसा करते दीपक को बुला लेते हैं और उससे रेसिपी पूछ लेते हैं और फिर हम बना लेंगे। खुशी बोली,
हाँ, ये आइडिया सही है, मैं बुला के लाती हूँ उसे। खुशी दीपक के कमरे में जाती है और राजमा की रेसिपी बताने के लिए किचन में उसे साथ में लेकर आती है। वो रेसिपी बताता है और फिर रेस्ट करने अपने कमरे में वापस आ जाता है। वो जैसे ही सोने वाला होता है तभी उनको दोबारा खुशी की आवाज़ आती है। वो फिर उठकर किचन की ओर जाता है, तो फिर वो आगे का प्रोसेस बताता है और फिर अपने कमरे में जाता है। और फिर इसी तरह दुबे जी वापस उससे आवाज़ लगाते हैं। आखिरकार दीपक ही सारा खाना बनाता है और खाना बनाने के बाद थककर चूर होकर वो अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। मिसेस दुबे घर आ जाती है। वो भी बहुत थकी हुई थी। आते ही उन्होंने खुशी से पूछा, खुशी खाना बना लिया और खाना खा लिया आप सबने? खुशी बोली, हाँ माँ, खाना तो बना लिया मगर बहुत थकान हो गई है, इसलिए खाना थोड़ी देर बाद खाएंगे। फिर मिसेस दुबे खुशी से पूछी, दीपक कैसा है, उतरी उसकी बुखार? खाना खाया उसने? दुबे जी बोले, नहीं खाया उसने खाना, और खाएगा कैसे, सुबह से पलंग पर चादर तान के सो जो रहा है। मिसेस दुबे बोली, अब बीमार है मेरा बच्चा, इसलिए रेस्ट कर रहा है। आप भी जब बीमार थे आईसीयू में पलंग पर चादर तान के 4 दिन पड़े हुए थे। बेचारा बुखार की वजह से सो रहा है, तब भी आप उसे ताने दिए जा रहे हैं। दोनों इतने बड़े हैं मगर ये नहीं कि जाके उसको संभालें, उसके सर पर ठंडी पट्टी कर दें, कम से कम बुखार में एक दवा तो दे दें। दुबे जी से अब और नहीं सुना गया तो वो मिसेस दुबे को जवाब देते हुए बोले, शाम को आपके जाने के बाद जब उसने हमें चाय बनाकर पिलाई तो हमने उसे बोला कि जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर ले, और जब रेस्ट करने के बाद वो आकर खाना बना रहा था तब खुशी ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, हम खाना बना लेंगे, तू जाकर रेस्ट कर। अब वो तो हमें रेसिपी नहीं आती थी इसलिए उसने खाना बना लिया। खुशी कब से सुने जा रही थी कि पापा क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन अब मिसेस दुबे सब कुछ सुन चुकी थी। वो बहुत गुस्से में और अचंभे से पूछी, क्या खाना उसने बनाया? आप लोगों ने चाय भी उससे बनवाई? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वैसे सब मेरी गलती है जो मैं आप दोनों के ऊपर भरोसा करके उसे आप दोनों के भरोसे छोड़ गई। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी आप दोनों ने जाने से पहले, लेकिन आप दोनों को क्या दोष दूं? मुझे जाना ही नहीं चाहिए था मेरे बच्चे को इस हाल में छोड़कर। मैं जाकर देखती हूँ उसे कैसा है। मिसेस दुबे तुनक कर वहाँ से तेजी से दीपक के कमरे में जाती है। दुबे जी और खुशी भी उनके पीछे पीछे दीपक के कमरे में पहुँचते हैं। दीपक उस वक्त सो रहा होता है। मिसेस दुबे उसके माथे को छूकर देखती है तो वो बुखार में तप रहा होता है। वो दीपक के गालों पर हाथ फेरती है और रोने लगती है। उनके आंसू की कुछ बूंदें दीपक के चेहरे पर गिरती है और उसकी आंखें खुल जाती है। माँ को इस तरह रोता देख उसे लगता है कि उसका पोल खुल चुका है। वो सहम जाता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ आप रो क्यों रही है? कसम से मम्मी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। इसके आगे वो कुछ बोलता कि मिसेस दुबे बोली, जानती हो बेटा, तूने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ये दोनों बाप बेटी का सब किया धरा है। दीपक बोला, नहीं माँ, इनकी कोई गलती नहीं है। सुबह जब मैं पापा को दवाई, वो फिर से वही बात दोहराता है। दुबे जी और खुशी समझ गए कि उनका पोल बस खुलने ही वाला है। खुशी भागकर दीपक के बगल में बैठ गई और उससे पूछा, दीपक बात की नजाकत को समझ और मम्मी को 2 टूक में बता कि हमने तुझे खाना बनाने के लिए फोर्स किया था। मम्मी ये पूछना चाहती है। दीपक को अब समझ में आया है कि माजरा क्या है और माँ क्यों रो रही है। दीपक बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और माँ मुझे किसी ने खाना बनाने के लिए फोर्स नहीं किया था, बल्कि दीदी ने मुझे कहा था कि एक पैरासीटामोल लेके मैं रेस्ट कर लूँ, लेकिन इन्हें राजमा बनाना नहीं आता तो मैंने थोड़ी सी मदद कर दी थी और इस वजह से सो नहीं पाया। ये सुनकर मिसेस दुबे को हंसी आ गई। दुबे जी और खुशी दोनों भी हंसने लगते हैं। मिसेस दुबे बोली, खुशी और मास्टर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों की सिचुएशन और इंटेंशन दोनों ही नहीं समझ पाई। मुझे लगा कि ये सब आप लोगों ने जानबूझकर किया है, और आज तो पूरा घर भी आप दोनों ने ही संभाला है। और दीपक तुम सोना मत बेटा, थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हारा डिनर यहीं ले आती हूँ और फिर दवाई लेके सो जाना, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो दीपक के सर पर हाथ फेरती है और खुशी के गालों पर हाथ फेर कर वहाँ से किचन की ओर चली जाती है।